मेरा सोचों में गुम अपने बेडरूम में बैठी थी। अचानक उसका मोबाइल बजने लगा तो एकदम डर सी गई। किसकी कॉल है? वो ये कहती हुई उठी और ड्रेसिंग पर से मोबाइल उठाया। हारिस की कॉल। हेलो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। जल्दी से नीचे हो, मैं गाड़ी में बैठा वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ये बोलकर हारिस ने फ़ौरन कॉल बंद कर। क्यों, कहाँ जाना है? अभी वो बोल ही रही थी कि कॉल कट गई। उसने जूता पहना और फ़ौरन चली गई। वो गाड़ी में बैठी तो हारिस ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे बोल लेती। पाकिजा ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ। ये बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम्हारी दवाई लेने के लिए। हारिस बिल्कुल सीरियस था। कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। जब ज़रूरत थी तब तो लेकर नहीं गए थे, उसने मुँह बनाते हुए कहा। हारिस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम चेकअप करवा के आओ, मैं यहाँ ही वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चेकअप करवा कर आती हूँ। अभी तक हॉस्पिटल में ज़्यादा रश भी नहीं था। हारिस बाहर बैठ गया और मोबाइल में मगन हो गया। अचानक उसके पास से एक लड़की गुजर कर गई तो उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। उसने जब नज़र उठाकर देखा तो कोई भी नहीं था। वो उठा और यहाँ वहाँ देखने लगा। सामने रिसेप्शन पर हिफ्सा एक दूसरी नर्स से बातचीत में मसरूफ़ थी। हारिस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसकी जानिब बढ़ा। हारिस को अपनी जानिब आता देखकर हिफ्सा भी हैरान हो गई। ये कहाँ से आ गया है आज यहाँ? मुझे बात करनी है तुमसे, 2 मिनट के लिए चलो मेरे साथ। हारिस ने उसे देखते हुए सार्द लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या बात करनी? यहाँ ही कर लो। हिफ्सा थोड़ी घबरा गई थी। दूसरी नर्स वहाँ से चली गई। कितने चक्कर लगाया मैंने हॉस्पिटल के, 1000 फ़ोन कॉल की मैंने, तुम्हें मजाल है तुमने एक भी मेरी कॉल अटेंड की हो? यहाँ से मालूम हुआ कि तुम किसी गाँव में चली गई हो अपनी फैमिली को लेकर। कम अज़ कम तुम बता तो सकती थी न, मुझे एक मैसेज कर दिया होता। 1 मिनट खामोश हो जाओ। कौन हो तुम जिसे मैं बता कर जाती? क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा जो मैं तुम्हें मैसेज करती, तुम्हारी कॉल अटेंड करती? तुम होते कौन मुझ पर ऐसे रोब झाड़ने वाले? हिफ्सा ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में, क्या मतलब तुम नहीं जानती कौन हूँ मैं? हारिस उसकी जाने बढ़ते हुए बोले तो वो झट से पीछे घट गई। ये हॉस्पिटल है और ये मेरे काम की जगह है जहाँ पर तुम मेरी इज्जत का तमाशा बना रहे हो। एक दो बार तुमसे अच्छे से बात क्या कर लेती मैंने तो तुम तो सर पर ही चढ़ गए हो। हिफ्सा बोली तो हारिस ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया। तुम जैसी मतलबी लड़कियाँ हम जैसे लड़कियों को बर्बाद करती हैं। इतना करीब आई ही क्यों थी मेरे जब यही सब करना था? तो हाँ, वो तलख लहजे में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैं कब आई थी तुम्हारे करीब? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाकर इलाज करवाओ उसका। हिफ्सा ये कहकर वहाँ से चले गए। अजीब लोग न जाने कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठाकर। हिफ्सा बोर्ड बुढ़ाती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चले गई। हारिस, क्या हुआ ये तुम्हें? इतना पसीना क्यों आया हुआ है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए हैरानगी से, कुछ नहीं, हो गया चेकअप। मेडिसिन लेनी है तो लाओ, मैं ले आता हूँ जाकर। मैंने उसे स्लिप दी और वो मेडिसिन लेने चला गया। इसे क्या हो गया अचानक से? अभी तो ठीक था ये। मेरा बोर्ड बुढ़ाती हुई बाहर चली गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। क्या तुम मुझे बता सकती हो शौकत खान कहाँ जाता है, किससे मिलता है? मैरी ने ड्राइवर से कहा। नहीं मैडम, मैं नहीं जानता। ड्राइवर ने कहा, सब जानते हो तुम और मैं सब जानकर रहूँगी। बस एक बार ऑफिस से हुआ हूँ मैं। मैरी ने दिल ही दिल में कहा। वो जब ऑफिस गई तो सीधा हारिस के रूम की तरफ गई। ये लगता है यहाँ पर ही जॉब करने वाली है। कैसे अजीब कपड़े पहनती है ये लड़की। अरे वाह, क्या मस्त लड़की है। उफ, हसीन लड़की। मेरा तो दिल आ गया है इस पर। दिल करता है इस लड़की से दोस्ती कर लूँ। ऑफिस में मुझे तो वर्कर उसे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे, मगर महरीन को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। जब महरीन देखा कि ऑफिस तो बिल्कुल खाली है, वो मुंह बनाकर वापस आ गई। न जाने अब कब तक अपनी माँ का शोक मनाता रहेगा घर बैठकर। वो जाकर वेटिंग रूम में बैठ गई और हारिस का वेट करने लगी। दूसरी तरफ शौकत खान, जो दिन रात शमीम बेगम के पास ही रह रहा था, उसी की बाहों में आराम फरमा रहा था। एक तुम हो जो मुझसे मोहब्बत करती, बाकी सब तो पैसे के लिए आती हैं मेरे पास। वो उसके सीने पर सर रखता हुआ बोला, मैं तो तुमसे शुरू से ही मोहब्बत करती मगर कभी इजहार नहीं कर पाई थी। तुम्हारे लिए मैंने किसी को भी अपने करीब आने नहीं दिया। सब लोग मुझ जैसी भी औरत समझे, मगर मैं एक मुखलिस और वफादार औरत हूँ। मेरा यकीन करो। जानता हूँ मेरी जान, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब से सिर्फ तुम ही मेरे लिए मेरा सब हो। शौकत खान के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। आलिया बेगम के मरने के बाद वो सारी उम्मीदें ख़त्म कर बैठा था। अब वो बाकी लड़कियों को पैसे देकर उनके साथ रात भी गुजार नहीं सकता था। इसलिए शमीम बेगम अब उसे पूरी कायनात लगने लगी थी। शमीम बेगम खुश थी कि आज शौकत खान ने उसकी मोहब्बत को महसूस कर ली, मगर असल में शौकत खान को आजकल कुछ ज़्यादा ही हमदर्दियाँ चाहिए थी। मैरी ने तो उसका सारा काम ख़राब कर दिया था और उसे
शौकत खान की असलियत भी मालूम हो चुकी थी कि वो मैरिन के अलावा भी बहुत सी औरतों के साथ राब्ते में है। मैरिन समझती थी कि शौकत खान सिर्फ उसी पर फिदा होकर रह गया है। अम्मी, आज मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था, खाला की तरफ ही उसका घर, तो मैंने मोमना को जाते हुए देखा है कॉलेज से। मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं अपने घर में। शाइस्ता बेगम फुरकान को घूरने लगी। तुम फिर से तो कोई नई मुसीबत खड़ी तो नहीं कर रहा है हमारे लिए? वो साथ लहज में बोली। नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? मुझे लगता है ज़ुबैर को अभी इस बारे में नहीं मिल, वरना वो आपसे ज़रूर कहता वहाँ जानने के लिए। ज़ुबैर किचन की तरफ ही आ रहा था। किस बारे में नहीं जानता मैं? क्या कह रहा है ये अम्मी? ज़ुबैर ने सीरियस अंदाज में कहा। कुछ नहीं, वैसे ही मैं और मैं बातें कर रहे थे बस। फुरकान ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। अम्मी, मैंने आपसे पूछा ये क्या कह रहा था, किस बारे में बात हो रही थी, बताए मुझे। ज़ुबैर ने सख्त लहजे में कहा। ये बता रहा था आज उसने मोमना को कॉलेज से जाते हुए देखा था घर की तरफ। मतलब वो लोग वापस आ गए? ये तो अच्छी खबर है। वो मुस्कुरा कर बोला। ये बताओ तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम उसके कॉलेज के पास क्या कर रहे थे? ज़ुबैर ने एकदम फुरकान को गिरबान से पकड़ लिया। मैं तो अपने दोस्त के घर गया था। उसका घर खाला के घर के करीब ही है, बस वहाँ से ही जाते हुए देखा था मैंने मोमना को। ज़ुबैर ने फुरकान के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम जैसे दरिंदे कभी सुधरा नहीं करते। तुम्हें मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, दूर रहो मोमना से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम? छोड़ उसे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो कि क्या? शाइस्ता बेगम ने दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए कहा। आपका करा धरा ये सब इसलिए इस तरह बिगड़ गया है। जल्दी से तैयार हूँ खाला की तरफ जाना, रिश्ते की बात करने। अब मैं मज़ीद देर नहीं कर सकता, और अगर इस बार उस हिफ्सा ने चूम भी किया तो उसे भी जान से मार दूंगा। ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है या वो ये कहकर चला गया। तुम्हें किसने कहा था उस रास्ते से आओ? हाँ, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया हुआ है, उस रास्ते से आया करो जहाँ पर रौनक होती है, मगर तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात को। मैं अभी अहमद भाई को कॉल करके बताती हूँ सब, ये ऐसे बात आने वाला नहीं है। खालिदा बेगम बैठी रोई जा रही थी और मोमना को जैसे चुप लग गई हो। हिफ्सा ने अहमद का नंबर मिलाया और मोबाइल लेकर बाहर टीवी लॉन्च में चली गई। कैसे हैं अहमद भाई? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। क्या आपके वक्त है मेरी बात सुनने के लिए? हिफ्सा ने कहा। हाँ बोलो हिफ्सा, क्या बात है? अहमद भाई, मेरी खाला का बेटा है फुरकान, जो मेरी बहन मोमना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। जब हम उनके घर रहे थे उसने मोमना के साथ घाल था। ये कहकर हिफ्सा चुप हो गई और उसने गुस्से से आंखें मीच लीं। बोलो हिफ्सा, जो भी बात है खोलकर बताओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अहमद ने कहा। उसने पहले भी मोमना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और आज भी मोमना जब कॉलेज से आ रही थी तो उसका पीछा करते हुए आ गया था। घर के पास एक सुनसान सी गली है। प्लीज़ अहमद भाई, उसे पकड़कर जेल में डालें, उसे सख्त से सख्त सज़ा, जो मेरी बहन के साथ ये सब करने की कोशिश कर रहा है और न जाने किस किस लड़की को तंग करता होगा, अजियत देता होगा। हिफ्स ने साफ अल्फाज में कहा। फिक्र ना करो, बस मुझे उसके घर का एड्रेस दो, कुछ ही देर में वो जेल में बंद होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे हैं जो इस वक्त हमारे पास जेल में सड़ रहे हैं, उसका भी कर लेंगे इलाज। अहमद ने कहा। अगर तुम रूम शेयर करना नहीं चाहते तो बता दो, मैं अपने रूम में जाकर सो जाती हूँ। मायरा हरस को रूम में बेड पर बैठी थी। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम यहाँ ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। सोफे पर क्यों? वो झाड़ से बोली। वो उसे घूरने लगा। मायरा, तुमसे निकाह मैंने अम्मी के कहने पर किया है, उनकी ख्वाहिश थी, ये मेरी नहीं। तुम अच्छे से जानती हो मेरे दिल में तुम्हारी कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहें। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, मगर मेरा मैं तुमसे शोहर वाला प्यार मोहब्बत नहीं कर सकता और दिखवावा मुझे करना नहीं आता। वाह हरस वाह, मतलब अब मुझे सारी ज़िंदगी सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि तुमने फूफू की ख्वाहिश पूरी करके मुझ पर एहसान किया है। माना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मगर याद रखना ये दुनिया बहुत बड़ी है। अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रहे तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ये रवैया, ये बेरुखी नहीं सह सकती। मेरा प्लीज़, मेरा पहले ही बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे ये बातें मत सुनो। मुझे सोना, लाइट बंद कर दो, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है और तुम भी सो जाओ। मुझे इस कमरे में ही नहीं रहना एक मिनट भी अब। मेरा गुस्से से उठकर रूम से बाहर चली गई। हारिस ने लाइट बंद कर सोफे पर जाकर लेट गया। कहाँ छोड़ कर चली गई मेरी प्यारी माँ? हारिस की दुनिया वैरान है तुझ बिन। उसने गहरा सांस लिया और मोबाइल ऑन किया। बहुत हर्ट हुआ हूँ आज मैं। हिफ्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं उसे समझता था और वो क्या निकली, कैसे एक पल में वो बदल गई यार। मगर मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। हारिस तैयार होकर नीचे गए तो मेरा डाइनिंग टेबल पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। आज जो नाश्ता कर लो, बिल्कुल तैयार है, मेरे लिए ना बनाया करो नाश्ता। तुम्हें पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ मैं, फिर बार बार वही चीज़ें करने का क्या मकसद है मेरा?
बिना कुछ बोले मैरिन ने अपना नाश्ता उठाकर कमरे में लेकर चली गई। हारिस एक जूस का गिलास पिया और ऑफिस के लिए निकल गया। जब वो ऑफिस पहुंचे तो मालूम हुआ बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी थी आज उसे। और उर्वा ने हारिस को बताया कि मिस मैरिन कल सारा दिन आपका वेट करती रही थी, वो भी बाकी तमाम वर्कर्स की तरह ही काम करेंगे इस ऑफिस में, और वो आए तो उन्हें काम समझा देना कैसे क्या करना है। जी सर, मैं समझा दूंगी। उर्वा अभी बाहर ही निकली थी कि सामने से भागती हुई मैरिन आ रही थी। उफ, ये फिर से आ गई है। अब ये सर का इतना टाइम ले लेगी, सर को मीटिंग भी अटेंड करनी है। मैंने सुना है मिस्टर हारिस आ चुके हैं। मैरिन उर्वा के पास आकर बोली, जी वो आ चुके हैं और उन्हें कहा है मैं आपको काम समझा दूँ ताकि आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकें। उर्वा ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, मगर मुझे अभी मिस्टर हारिस से मिलना है, उनसे ज़रूरी बात करनी है। ये ढीठ औरत सर से मिलकर ही चैन लेगी। ठीक है जाओ अंदर, मगर ध्यान रहे ज़्यादा वक्त मत लगाना, सर को आज ज़रूरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। उर्वा ने साथ लहजे में कहा। मैरी ने अपने बाल सेट किया और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। हेलो मिस्टर हारिस, हाउ आर यू? उसने दरवाज़ा ना करके अंदर दाखिल होते हुए, आई एम गुड। हारिस लैपटॉप में मगन था। मैं कल भी काफ़ी देर तक वेट करती रही आपका, मगर आप आए नहीं ऑफिस। ये सुनते ही हारिस ने आईब्रो उचकाते हुए मैरिन की तरफ देखा। जी अभी उर्वा बता रही थी कि कल काफ़ी देर तक आप मेरा वेट करती रही। क्यों वेट कर रही थी मेरा, वजह जान सकता हूँ? उस दिन मैंने आपको बता तो दिया था कि अब आप जॉब कर सकती हैं यहाँ पर, फिर इंतज़ार करने का क्या मकसद था? हारिस ने कहा, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हारिस ने लैपटॉप बंद किया और उसे हैरानगी से देखने लगा। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ, जो कहना है आज कह दे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आप रोज़ रोज़ घंटों बैठ कर मेरा वेट करती हैं। हारिस ने तंजिया लहजे में कहा, आपकी वालदा इस दुनिया से चलेगी आपको छोड़कर, मुझे काफ़ी अफसोस है। जी मुझे भी काफ़ी अफसोस है। आप वो बात कीजिए जो आप करना चाहती हैं। हारिस ने उसकी बात काटते हुए कहा, लगता है आज आपका मूड कुछ अच्छा नहीं है मिस्टर हारिस। मैरिन ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा मूड बहुत अच्छा है मिस मैरिन, आप अपनी बात पूरी करें, मुझे मीटिंग में भी जाना है, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। वो मैं ये कह रही थी कि ज़रा अब आपको भी किसी सहारे की ज़रूरत होगी, अगर आप चाहें तो मुझे अपना सहारा बना सकते हैं, मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। वो उसे हैरान को नज़रों से देख रहा था। क्या वाकई आप मेरा सहारा बनना चाहती हैं? हारिस ने उसे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बनना चाहती हूँ। इतने हैंडसम लड़का का सारा कौन लड़के नहीं बनना चाहेगी? वो तो मस्कुराना अंदाज में हारिस को देखती हुई बोले। हारिस समझ गया था उसकी बातों से कि वो कैसी लड़की है। चलो सोचते हैं इस बारे में महरीन, बाकी उर्वा आपको समझा देगी आप काम के बारे में, और बेहतर होगा मुझसे ज़्यादा अपनी जॉब पर ध्यान दें। ये कहकर हारिस उठकर चला गया। उफ, तुम्हें अपना बना कर रहूँगी हारिस, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ मैं आपको काम समझा दूँ मिस मैरिन। और वह उसे अपने साथ वर्क रूम में लेगी। मैरिन तो यहाँ हारिस को पटाने आई थी, उसे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शाम में जब हारिस अपनी मीटिंग से फ्री हुआ तो उसने सोचा क्यों ना कुछ देर दोस्तों के साथ वक्त गुजार ले, शायद वो अच्छा महसूस करे। वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा लेफ्ट साइड पर एक गाड़ी खड़ी थी जो हारिस की कंपनी की गाड़ी थी, जो काफ़ी देर से लापता थी। ये गाड़ी यहाँ कैसे आई? उसने गाड़ी का मुआयना किया और गार्ड के पास गया। इस गाड़ी में कौन आया था? उसका ड्राइवर कहाँ है? इस गाड़ी में एक मैडम आती हैं और ड्राइवर को मैंने नहीं देखा, कौन है कौन नहीं? कौन सी मैडम? क्या वो अभी इस वक्त ऑफिस में ही मौजूद है? हारिस ने कहा, जी सर वो इस वक्त ऑफिस में ही मौजूद है। ठीक है, जब भी उस गाड़ी में वापस जाएं तो तुम वीडियो बना लेना, मैं कल सुबह जब आऊँगा तो मुझे वो वीडियो चाहिए तुमसे। ये कहकर हारिस गाड़ी में बैठा और फ़ौरन असजद को कॉल की। हेलो, कहाँ हो तुम? अली कहाँ है? तुम्हारे साथ ही है क्या? हारिस ने कहा, हाँ अभी हम यूनिवर्सिटी में ही हैं, बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं वहाँ से। तुम बताओ सब सेट है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? असजद ने कहा, मैं यूनिवर्सिटी ही पहुँच रहा हूँ, गेट के पास आ जाना, कहीं बाहर चलते हैं अच्छी सी जगह पर खाना खाने। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, बस एक आखिरी बार मेरे बेटे को मुआफ़ कर दो। एंड अबू कभी देखेगा भी नहीं मोमना की तरफ। शाइस्ता बेगम अपनी बहन खालदा और हिफ्सा की मिन्नतें करती, बस एक बार फुरकान को मुआफ़ कर दो और उसे जेल से रिहा करवा दो। मगर वो दोनों माँ बेटी मुंह मोड़कर खामोश बैठी थी। खाला प्लीज़ चली जाएँ यहाँ से, आपके बेटे ने मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी तबाह करके रख दिया। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या इस तरह की हरकतें करते हुए? उसकी अच्छी तरबियत की होती ना अगर आपने, तो ये दिन ना देखना पड़ता आपको। इसने तलाक लहजे में कहा। जुबैर को जब मालूम हुआ कि फुरकान को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उसकी अम्मी हिफ्सा के घर गई है, तो वो पुलिस स्टेशन जाने के फ़ौरन हिफ्सा के घर जाने के लिए निकल गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा उसकी अम्मी हिफ्सा और खालदा बेगम की मिन्नतें कर रही हैं। बस करें अम्मी, क्यों इन खुद गर्ज लोगों की मिन्नतें कर रही हैं? जुबैर ने टीवी लॉन्च में दाखिल होते हुए कहा, तुम? हिफ्सा ने उसे देखते हुए हैरानी से कहा, मैं। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है हिफ्सा? नहायत अफसोस की बात है मेरी माँ,
तुम दोनों माँ बेटी की कैसे मिन्नतें कर रही है और तुम दोनों कैसे अकड़ रही हो। माना कि फुरकान ने बहुत गलत किया है और उसे उसके किए की सज़ा मिलनी भी चाहिए, मगर इन सब में मेरी माँ का तो कोई कसूर नहीं है। अब वो तो फुरकान को कहने से लेकर जाओ मोमना के साथ ये सब करो। शुक्र है उसने भी अपनी माँ की तरफदारी की। शाइस्ता बेगम ने दिल ही दिल में कहा, हमें तो रिश्तेदार के नाम पर सिर्फ दुख ही मिला है। जिसका दिल करता है आता है मुंह उठाकर बेइज्जती करके चला जाता है। खालदा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, हमने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की खाला। मैं तो अम्मी को लेकर आने वाला था यहाँ हिफ्सा और मेरे रिश्ते की बात पक्की करें, मगर यहाँ तो नया स्यापा खुल गया है। तुम होश में तो? तुम्हें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, समझे तुम? हिफ्सा जुबैर पे बरस पड़ी। देखते हैं तुम मुझसे शादी करती हो या नहीं। बहुत नखरे देख लिए मैंने तुम्हारे, कुछ ज़्यादा ही अकड़ रही हो तुम माँ बेटी। जुबैर ने उसे सर से पाँव तक देखते हुए कहा, खालदा तुम भी कुछ बोलो, तुम ये बात अच्छे से जानती हो जुबैर हिफ्सा को दिल से चाहता है। मैं तुमसे पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ, मगर तुम सही से जवाब नहीं देती हो। शाइस्ता बेगम बोली, शाइस्ता देखो, इस वक्त मैं इस मौजू पर बात करना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जो फैसला करेंगे हिफ्सा के अब्बू जब बाहर से आगे वही करेंगे। खालदा बेगम ने कहा तो जुबैर गुस्से से पागल हो गया। बस बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की फजूल बकवास। परसों मेरा और हिफ्सा का निकाह होगा। अगर किसी ने भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो याद रखना जान से मार दूंगा। जुबैर ये कहकर वहाँ से गुस्से से चला गया। एक बेटा तो पहले जेल में सड़ा लगता है, अब दूसरे की बारी है जेल में जाने की। हिफ्सा ने तंजिया लहज में कहा, हिफ्सा तुम समझती क्या हो खुद को? तुम माँ बेटिया मेरे बेटों के पीछे पड़ गई हो हाथ धोकर। और जुबैर को तो तुम अच्छे से जानती हो, अगर गुस्से में आ गया तो तुम्हें बख्शेगा नहीं, याद रखना। और बात रही फुरकान की, कब तक जेल में रहेगा? वो कभी न कभी तो वापस आएगा। शाइस्ता बेगम भी वहाँ से चलेगी। हिफ्सा बाहर के गेट पर ताला लगा दो, मुझे सुकून चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुकून। अब इस घर में कोई ना आए, मैं बता रही हूँ, मैं थक गई हूँ इन रोज़ की परेशानियों से। खालदा बेगम ने चीखते हुए कहा।